सो आज से बैलेंस ऑफ पेमेंट शुरू करें। ठीक है, सारा समझने वाला है इसमें। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, मेंस में भी आता है, प्रीलिम्स में भी आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी, लेकिन अब आपको समझ आ जाएगा। अब आपको बाकी चीजें समझ आ गई तो ये भी समझ आ जाएगा। देखिए, ग्राफ से कोशिश करते हैं समझने की इसको। मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ, वीडियो कई बार इसमें आ जाता है बीच में, फिर वापस ऑन कर लेंगे बाद में। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का आपका, तो इसको समझते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये आपका जैसे बजट के दो पार्ट होते थे, इसको समझिए। ठीक है, इसको डिटेल में समझते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ से आपको समझ आएगा। तो अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखें, सबसे पहले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन देखिए आप। ठीक है, उसके बाद उस चार्ट को देखें। तो अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो ये डेफिनेशन है, सिस्टेमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस between the residents of a country and the rest of the world during a specific time period, may be quarterly or yearly. That is the definition. ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या बोलती है आपकी, ये डेफिनेशन भी डायरेक्ट पूछी गई है पेपर में बहुत बार। डेफिनेशन आपकी क्या बोलती है कि सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। किस किस के बीच में, रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, ये इंडिया है। यहाँ पे सपोज कोई पर्सन है, सम पर्सन इज देयर, सम पर्सन एक्स इज देयर, और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, यूएस, जापान, पाकिस्तान। अगर इनके बीच में इंडिया का इन कंट्री से किसी से भी कोई भी ट्रांजेक्शन होता है आपस में, लेन देन, यूएस से हम कुछ सामान यहाँ मंगाते हैं, या यूएस से कुछ पैसा इंडिया में आता है, या जापान से कुछ पैसा आता है, या पाकिस्तान से कुछ आता है, तो ये किसका पार्ट बनाएगा, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट बनाएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट तभी बनेगा जब इंडिया में कोई रेजिडेंट रहता है, उसका रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ क्या करेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। यहाँ पे अदर कंट्रीज इन्वॉल्व होती है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, आरबीआई देखा हमने। आरबीआई किस पे, आपके एक छोटे स्केल पे हमने देखा। कंट्री का एक आपका क्या है, बॉडी है, वो रेगुलेट करता है। आरबीआई के बाद हमने क्या देखा, आरबीआई क्या बनाता, मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद देखा हमने गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी से बजट भी कहते हैं। और फिर अब हम देख रहे हैं किसको, इंटरनेशनल लेवल पे आईएमएफ को देखेंगे, जो किससे डील करती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बजट में आपने देखा होगा, तो विद इन कंट्री कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो देख रहे थे। आरबीआई हम मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना देख रहे थे।
अब हम देखेंगे कि बाकी कंट्रीज से जो हम ट्रेड करते हैं उससे हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आता है, किस तरह से ट्रेड होता है और किस तरह से रिलेटेड है। तो जब भी हम इंडिया में विद इन इंडिया, अगर मान लो मैं यहाँ पे हूँ, मैं मुंबई हूँ मान लो, और मैं किसी को यहाँ पे मान लो मान लेते हैं मुंबई से मैं अमृतसर, अमृतसर में किसी को मैं मान लो 1 लाख रुपीज भेजता हूँ, तो क्या ये मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाएगा? नहीं, ये तो विद इन कंट्री हुआ, इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन मैं मुंबई से अगर किसी को चाइना में कहीं पे भी पैसा भेजता हूँ, या नेपाल में भेजता हूँ, या बांग्लादेश में भेजता हूँ, या वहां से पैसा यहाँ आता है, इट विल फॉर्म पार्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं एक कंट्री के लोगों के द्वारा और बाकी कंट्रीज के साथ। तो यहाँ पे बाकी कंट्रीज भी आपके इन्वॉल्व है। दैट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। एक साल में कितने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुए, कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना पैसा आया रेमिटेंसेस में, कितना पैसा गया, वो सब क्या बनाता है आपका, दैट इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये आप इसकी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, हटा देते हैं। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। क्या पूछा गया है प्रीलिम्स में, व्हाट डू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट? ऑप्शंस होते हैं 1 2 3 4। नाउ यू नो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन पता चल गई। दिस इज द डेफिनेशन: सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of economic transactions between the residents of a country and the rest of the world। अब ये एक टाइम पीरियड लेके चलते हैं। अब आप एक साल का देख सकते हो, या आप क्वार्टरली देख सकते हो, हाफ ईयरली देख सकते हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ हम क्वार्टरली देखते हैं। क्वार्टरली 4 क्वार्टर होते हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ, Q1 Q2 Q3 Q4। और फिर ओवरऑल देखते हैं हम ईयरली, चारों क्वार्टर का एवरेज लेके देखते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्वार्टरली चलता है, फिर उसको ईयरली में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो अब हम देख लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा डिटेल, ये वाला। ठीक है, इसको समझो। ये समझ आ गया तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन पता चल गई आपको। बैलेंस ऑफ पेमेंट की आपको डेफिनेशन पता चल गई। ठीक है, वीडियो हटा ही देते हैं, ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। देख, बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल। ठीक है, तो करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट। अगर आप बजट से कंपेयर करें तो बजट में क्या आता है, यहाँ पे रेवेन्यू था, और यहाँ पे क्या था, आपका कैपिटल ही था। मैंने वहां पे बोला था आपको ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा और ये लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, रेवेन्यू और कैपिटल में मैंने इसी तरह से आपको समझाया था। यहाँ पे आपका क्या है, करंट और आपका कैपिटल। तो करंट आपका शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब जिसमें रेगुलर ट्रांजेक्शन होते हैं, शॉर्ट टर्म रेगुलर ट्रांजेक्शन होंगे यहाँ पे। और ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए, जहाँ पे पैसा लंबे टाइम के लिए आता है, लोन्स टाइम। अब देखो, करंट अकाउंट के भी 2 पार्ट होते हैं। करंट अकाउंट के 2 पार्ट कौन से होते हैं, विजिबल और दूसरा पार्ट होता है इनविजिबल। करंट अकाउंट में 2 पार्ट करने का मतलब क्या है, जब हम किसी कंट्री से ट्रांजेक्शन करते हैं किसी भी तरीके का, तो जो वहां से हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो चीज आप देख सकते हो, तो वो विजिबल में आएगी। वो चीजें आप नहीं देख सकते तो वो इनविजिबल में आएगी।
तो विजिबल में कौन सी चीजें आती होंगी? गुड्स। ठीक है, गुड्स तो आपको आते जाते हुए दिखाई देते हैं। तो विजिबल में क्या आएगा? जैसे क्रूड ऑयल आपने लेके आए, आप कार्स लेके आए, आप मोबाइल्स लेके आए, आप कंप्यूटर लेके आए, आप गोल्ड लेके आए, किसी भी चीज का आप इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसमें से अगर वो चीज आपको दिखती है, फिजिकली वो चीज आपको दिखती है मूव करते हुए, तो वो विजिबल्स का पार्ट बनाती है। तो विजिबल्स का पार्ट क्या बनाती है? गुड्स। ये याद रखना, विजिबल का पार्ट क्या बनाती है? गुड्स। ठीक है। अब ये क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है विजिबल, यहाँ पे हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, क्रूड ऑयल हम बहुत ज्यादा लेके आते हैं, और साथ में गोल्ड भी हम काफी इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा जो इंपोर्ट है वो ज्यादा है, इंपोर्ट हमारा ज्यादा है और एक्सपोर्ट हमारा कम है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अगर मैं सिर्फ गुड्स के रेस्पेक्ट में देखूं, सिर्फ गुड्स के रेस्पेक्ट में, सिर्फ गुड्स के रेस्पेक्ट में देखूं, तो वो कहलाता है ट्रेड डेफिसिट। सिर्फ गुड्स के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखना, गुड्स के रेस्पेक्ट में हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, तो सिर्फ गुड्स के रेस्पेक्ट में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस होता है उसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो याद रखना प्रीलिम्स के लिए, सिर्फ गुड्स के विद रेस्पेक्ट टू गुड्स ओनली, द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज नोन एज ट्रेड डेफिसिट। किसके रेस्पेक्ट में? सिर्फ गुड्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है। तो ये पहला पार्ट आपका विजिबल में गुड्स वाला। विजिबल पार्ट जो है उसके रेस्पेक्ट में अगर आपका ट्रेड डेफिसिट हो, कुछ भी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है उसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। ठीक है। क्यों यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट है? बिकॉज ऑफ दिस क्रूड ऑयल। ये हम प्रोड्यूस नहीं करते, सारा क्रूड ऑयल हम बाहर से लाते हैं, बिकॉज ऑफ गोल्ड। इसलिए ये वाला पार्ट जो है, विजिबल वाला पार्ट, यहाँ पे आपका ट्रेड डेफिसिट होता है। ये याद रखना, करंट अकाउंट का जो विजिबल पार्ट है वहां पे हमें ट्रेड डेफिसिट है। ठीक है। अब इसमें आ जाओ इनविजिबल। ठीक है। इनविजिबल में आता है सर्विसेज। सर्विसेज की स्पेलिंग सही कर लो, तो ये सर्विसेज आता है। इनविजिबल को हम कैसे लिखते हैं? इनविजिबल में आपका आता है SIT। ठीक है, सिट, ऐसे याद रखना है, यार स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के नाम से याद रखो, SIT, सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर। इसमें तीन चीजें आती हैं, एक आता है सर्विसेज। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या ये दिखाई दे रही है आपको? जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ आपको नहीं दिखाई, मैं बोल रहा हूँ आपके माइंड में जा रही है। जो आप फोन वगैरह यूज करते हो वो सर्विसेज है, ठीक है, वहां दिखता नहीं है, बोलते हो वेव्स जो भी आती है, तो सर्विसेज आपको नहीं दिखाई देती है। इनकम, जो पैसा आएगा वो सारा डिजिटल आएगा, तो इनकम। और तीसरा ट्रांसफर। समझो बात, सर्विसेज तो आपको पता ही है, जैसे IT सर्विसेज हो गई, इसमें हम बहुत आगे। तो सर्विसेज में हमारा क्या है? पॉजिटिव है। ये देखो प्लस दिख रहा है ना, यहाँ पे पॉजिटिव है। सर्विसेज में क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि IT में हमारा बहुत नाम है। यानी इवन आप ये समझो कि US भी क्या करता है, US वाले, इनको IT का कोई भी काम कराना है, मान लो किसी भी प्रोजेक्ट वगैरह पे, अब ये अगर US से हायर करेंगे, तो US में तो आपको पता है मिनिमम वेजेस भी बहुत ज्यादा है, तो अगर आप US से हायर करोगे तो आपको बहुत पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये US से हायर ना करके उसको आउटसोर्स कर देते हैं, बाहर किसी कंट्री को वो काम दे दिया, ठीक है, कि आप करके दो, तो आउटसोर्स कर देते हैं। तो आउटसोर्स किसको करते हैं? इंडिया में तो बहुत ज्यादा आपको पता है IT इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, तो ये हमको आउटसोर्स कर देते हैं। आपने नाम सुना होगा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO। तो इनके जो काम होते हैं, प्रमोशन करना है या प्रोजेक्ट किसी से रिलेटेड कोई काम है, वो हमारे यहाँ के लोग करके इनको देते हैं। तो इससे हमारे यहाँ तो आपको पता है इंजीनियर्स या फिर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, कम पैसे में काम कर देते हैं। जो यहाँ पे 10,000 में काम हो जाएगा, वही उसको पता चलता है US में 1 लाख में होगा। ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका, फिर दूसरी बात क्या है, US में अगर हमारी कंपनी जाती भी है, इंडियन कंपनी US में जाती है अगर,
तो क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को वहां पे बुलाती है, क्योंकि उनसे काम करवाना सस्ता है, वो यूएस से तो हायर करेंगे नहीं। इसलिए आपका H1B वीजा का इश्यू इतना चलता रहता है। तो क्या होगा, इंडियन कंपनीज भी वहां अपने बंदों को लेके जाएगी, उनको एक प्रोजेक्ट वगैरह में, ठीक है। तो वहां पे जब आप लेके जाओगे तो वो इंडियंस को थोड़ा ज्यादा पैसा देगी, जो लेके जा रहे हैं, ठीक है, वहां से कमा के लाएंगे वो वहां की कंपनी से भी। तो इससे क्या होता है, हमारी आईटी इंडस्ट्री काफी डेवलप है, आईटी में हमारा काफी नाम है, क्योंकि सस्ते में काम कर देते हैं हम। तो इसलिए सर्विसेज में हमारा सरप्लस है, और भी सर्विसेज हम देते हैं शिपिंग वगैरह की, तो यहाँ पे सरप्लस है। यहाँ पे हम सर्विसेज ज्यादा देते हैं, क्यों देते हैं, हमारे पास बहुत लोग हैं, आईटी में बहुत लोग हैं, ठीक है। आप बैंगलोर में जाओगे तो हर गली में, जैसे आपके पहले कैफे होते थे, चाय की दुकान होती है, वैसे वहां पे आईटी इंडस्ट्रीज है हर गली में, ठीक है, इसलिए उसको आईटी आप बोलते हैं। तो सर्विसेज में प्लस है, ठीक है। फिर आ जाओ इनकम्स में। इनकम्स में तीन चीजें आती है, ध्यान रखना, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड। प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड होता क्या है, आपकी कोई भी, मान लो ये इंडिया है, इसको उस पर लेके चलते हैं ब्लैंक। तो आपका पहला पार्ट है करंट। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में दो पार्ट आता है आपके, विजिबल, विजिबल हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा आता है इनविजिबल। इनविजिबल में आते हैं सर्विसेज, सर्विसेज वी हैव डिस्कस। सेकंड इज इनकम। इनकम में आता है आपका प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड। देखो, इधर आपका कैपिटल पार्ट था, ये दोनों रिलेटेड है। क्या होगा, बाहर वाले, ये आपका इंडिया है और ये आपके अदर कंट्री, मान लो यूएस है। अब आप मुझे बताओ, इंडिया वाले बाहर ज्यादा फैक्ट्रीज लगाते हैं या बाहर वाले इंडिया में ज्यादा फैक्ट्रीज लगाते हैं? बाहर वाले इंडिया में ज्यादा लगाते हैं, हमारे पास तो पैसा कम है, हम तो इंडिया में ही लगा ले, बड़ी बात है। तो यूएस या फिर बाकी कंट्रीज वाले इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज लगाते हैं, या फिर इंडिया में एफडीआई में इन्वेस्ट करते हैं, या एफआईआई में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। या फिर वो हमारी कंट्री को, बाहर वाली कंट्रीज क्या देती है, लोन भी देती है, ठीक है। तो अगर बाहर वाली कंट्री, ये सारे किसके पार्ट बनाते हैं, कैपिटल पार्ट के, एफडीआई भी इसी का पार्ट बनाता है, एफआईआई भी इसी का पार्ट बनाता है, लोन्स भी इसी का पार्ट बनाते हैं। तो हमारे यहाँ एफडीआई आया, वो कैपिटल का पार्ट बनाएगा, एफआईआई आया, वो भी कैपिटल का पार्ट बनाएगा, लोन आया, वो भी कैपिटल का पार्ट बनाएगा। तो ये लंबे टाइम के लिए आते हैं, या फिर बाहर का कैपिटल है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखो, कैपिटल पार्ट में वो वाला पैसा है जो हमारा नहीं, हमें वापस करना है, ठीक है, हमें वो वापस करना है, और उस पे हमें इंटरेस्ट वगैरह भी पे करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा वो वाला पैसा है जो हमें, हम अगर कमाते हैं तो हम अपने पास रखते हैं। जैसे मान लो या गुड्स है, अगर आप गुड्स में एक्सपोर्ट आपके ज्यादा है, तो आपका पैसा आपके पास आ रहा है, यहाँ पे कोई वो नहीं है लाइबिलिटी की, गुड्स में अगर आपने एक्सपोर्ट ज्यादा किया तो वो पैसा आपको किसी को देना, ये पैसा आप कमा के ला रहे हो। जबकि ये पैसा क्या है, उधारी वाला पैसा है, ये वाला पैसा उधारी वाला पैसा है। लेकिन उधारी लाओगे तो उस पर आपको कुछ पैसा देना भी पड़ेगा। अब देखो कैसे, अगर किसी ने एफडीआई, एफआईआई या लोन में आपने पैसा लिया, लोन में लिया तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने, किसी ने एफडीआई एफआईआई लगाया तो वो अपना प्रॉफिट लेके जाएगा, किसी ने शेयर्स में लगाया तो वो अपना डिविडेंड लेके जाएगा। यानी ये वाला जो पार्ट इंडिया में है, उस पर क्या देना पड़ता है हमें, या तो उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा, या उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या उसको डिविडेंड देना पड़ेगा। अब आप बताओ मुझे, इंडिया ने ज्यादा फैक्ट्रीज लगाई है बाहर, या यूएस वालों ने, या बाहर की कंट्रीज ने इंडिया में ज्यादा लगाई? तो बाहर वाली कंट्रीज ने इंडिया में ज्यादा लगाई है। तो ये वाला पैसा हमारा जो है बाहर ज्यादा जाएगा, जबकि हमने तो काफी कम इंडस्ट्रीज वगैरह लगाई है बाहर, तो हम पैसा कम लेके आएंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव।
यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि बाहर वालों ने हमारे यहाँ ज्यादा फैक्ट्रीज लगाई है, तो वो उस पे आपका लोन भी हमने बाहर वालों से ज्यादा लिए हुए हैं, तो ये वाला पार्ट इसलिए नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क। देखो, अब इस पर आ जाओ वापस से। इनकम, इनकम में क्या क्या आ रहा है आपका, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड। ये देखो, यहाँ पे एफडीआई एफआईआई में पैसा आया होगा, लोन लिया होगा गवर्नमेंट ने भी, और ये अभी इस पे आएंगे, गवर्नमेंट ने और ईसीबी। ईसीबी होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। जब गवर्नमेंट लोन लेती है तो उसे सॉवरेन लोन कहते हैं। जब गवर्नमेंट कोई भी लोन लेती है तो उसे सॉवरेन लोन कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, उसे सॉवरेन लोन कहते हैं। और जब बाहर वाला, गवर्नमेंट के अलावा कोई बिजनेसमैन वगैरह लोन लेता है तो उसे ईसीबी कहते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल लोन। तो यहाँ पे दोनों लोन है, गवर्नमेंट वाले लोन भी और बाहर बिजनेस वाले लोन भी। फिर बैंक अकाउंट खुलाते हैं एनआरआई का हम, ताकि बाहर का पैसा आए। तो बैंक अकाउंट खुलवाओगे तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बाहर वाले एनआरआई का पैसा खोलने के लिए हमने, आरबीआई ने शुरू किया था ताकि बाहर का पैसा हमारे पास आए। एफसीएनआर अकाउंट कहता है उसे, फॉरेन कंट्री नॉन रेजिडेंट इंडियन अकाउंट। ठीक है, एफसीएनआर। आगे देखते हैं। तो ये जो सारा पैसा आया, ये अपना तो है नहीं, इन्वेस्टमेंट भी बाहर वाला कर रहा है, लोन भी बाहर वाला दे रहा है, बैंक अकाउंट भी बाहर वाला खोल रहा है, तो इन सब पे आपको इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड ये सब तो देना ही पड़ेगा ना भाई। तो वो सब कहाँ से जाएगा, यहाँ से। तो हमारे यहाँ पे लोन भी ज्यादा है हम पे, एफडीआई भी बाहर वाले ज्यादा लाते हैं हमारे यहाँ पे, एफआईआई भी बाहर वालों का है, बाहर वाले अकाउंट खोलेंगे उस पर इंटरेस्ट देना, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, मेरे इनकम में नेगेटिव। अब आ जाओ ट्रांसफर्स में। ट्रांसफर्स में वो पैसा है जो आपको वापस नहीं देना है, उसमें कुछ नहीं लगता है, जैसे रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस क्या होते हैं, मैं यूएस में गया, जैसे आपने देखा होगा गल्फ कंट्रीज में हमारे यहाँ के बहुत लोग काम करते हैं, वो लोग घर फिर पैसा कमाएंगे, वो इंडिया में भेजेंगे, दैट इज रेमिटेंसेस। आप बाहर की कंट्री से पैसा कमा के इंडिया में भेजते हो तो उसे रेमिटेंसेस कहते हैं, और रेमिटेंसेस में इंडिया नंबर 1 है। ठीक है, क्योंकि इंडिया के लोग बाहर बहुत काम करते हैं और वहां से पैसा कमा के इंडिया में भेजते हैं। फिर डोनेशंस, आपको पता है, हम हमेशा कुछ भी बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, या फिर हम वैसे भी डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमें बाहर से डोनेशन मिलते रहते हैं। अब डोनेशंस और लोन में फर्क है। जैसे मान लो वर्ल्ड बैंक ने हमें कोई लोन दिया, तो लोन कहाँ का पार्ट बनाएगा, यहाँ का। अगर लोन दिया तो उस पर आपको क्या पे करना है, आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना है। समझो इस बात को, वर्ल्ड बैंक ने हमें लोन दिया तो वो लोन पे हमें क्या पे करना है, इंटरेस्ट। अब क्या हो, बताते हैं एक बार। अब क्या हो कि उसने ये लोन दिया, वर्ल्ड बैंक ने कोई, गवर्नमेंट को, इस पे आपको इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद बोले कि इस लोन को हम डोनेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लो 500 करोड़ का लोन दिया, और किस पे दिया, मान लो 5% इंटरेस्ट। अब ये लोन यहाँ पे पार्ट बनाएगा, इंटरेस्ट यहाँ से जाएगा। कल की डेट में वो बोलता है कि यहाँ पे एंट्री होगी इसकी 500 करोड़ की। कल की डेट में वो बोलता है कि इस लोन को हम डोनेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब क्या होगा, ये लोन 500 करोड़ का यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि अब ये लोन डोनेशन में कन्वर्ट हो गया, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, उसकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। तो ये 500 करोड़ की एंट्री यहाँ पे आके, इस तरीके से काम करता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। लोन होगा तो यहाँ पे होगी एंट्री, और अगर वही डोनेशन में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे होगा। लोन पे आपको इंटरेस्ट देना है, डोनेशन पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। या फिर किसी ने आपको कोई किसी तरह का गिफ्ट वगैरह दिए, ठीक है, बाहर से कोई, किसी ने कार वार आपको गिफ्ट करी, कुछ और गिफ्ट किया, तो वो भी आपका यहाँ का ट्रांसफर्स का पार्ट बनाएगा। ये चीजें आपकी अपनी है, ये वापस नहीं करनी है। ये भी देखो आपकी अपनी है, अगर आप इंडस्ट्रीज बाहर ज्यादा लगा के आते हो तो ये पैसा आप कमा के लाओगे।
लेकिन आप अगर कम लगा रहे हो तो आपको ये पैसा यहाँ से देना पड़ेगा उसके बदले। सर्विसेज में अभी आप पैसा कमा के ला रहे हो, ये आपका अपना पैसा है। यहाँ पे भी आप पैसा कमा के ला रहे हो गुड्स के बदले। ये देखो, ये सारा आप मेहनत का पैसा है। ये भी आपका कंट्री प्रोड्यूस ज्यादा करेगी तो ज्यादा कमाओगे, सर्विसेज में ज्यादा कमाओगे, आप अगर ज्यादा इंडस्ट्री लगाओगे ज्यादा कमाओगे। तो ये जो करंट अकाउंट वाला पैसा है, ये आपका अपना पैसा है, मेहनत से कमाया हुआ है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये हेल्दी होना चाहिए, कि आपका अपना पैसा है। जैसे रेवेन्यू में मैंने आपको बताया था ना, कि रेवेन्यू में अपना पैसा है जो टैक्सेस से आ रहा है, तो रेवेन्यू वाला पार्ट हेल्दी होना जरूरी। जबकि ये तो उधारी का पैसा है, आज नहीं तो कल जाना ही है। ये तो वो वाली बात हो गई कि आपका कुछ टाइम के लिए ही आपको सपोर्ट कर रहा है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में जो पैसा है वो आपका अपना नहीं है, उस पर आपको इंटरेस्ट प्रॉफिट देना है कंपनी को, इंटरेस्ट देना है, डिविडेंड देना है। ठीक है, ये सब चीजें वो लेके जा रहा है यहाँ से। तो ये वाला पैसा जो है ये इतना हेल्दी नहीं है। तो आपका कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट ज्यादा हेल्दी होना चाहिए। अगर इकोनॉमी आपकी कोई डेवलप होना चाहती है तो उसका करंट अकाउंट ज्यादा हेल्दी होना चाहिए, तभी आपके पास क्या है, ज्यादा पैसा होगा आपका। अगर ये कैपिटल अकाउंट में कितना ही पैसा आ जाए, वो एक ना एक दिन जाना है। लेकिन क्या फायदा है कैपिटल अकाउंट का, कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनके पास बहुत ज्यादा पैसा तो होता नहीं है। लेकिन ये पैसा जो आता है उससे वो एसेट्स क्रिएट करने में उनको हेल्प करता है। अगर वो इससे एसेट्स क्रिएट करते हैं तो दिस मनी इज गुड। अदरवाइज अगर आप ये पैसा लोन लेके आपने इधर उधर बर्बाद कर दिया। ठीक है, एफडीआई एफआईआई आता है, चलो एफडीआई तो अच्छा है, एफआईआई तो हॉट कैपिटल है। और एनआरआई का बैंक अकाउंट है, वो आपके पास फॉरेन करेंसी आती है। ठीक है, तो वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट को डील करने में हेल्प करती है। तो अभी के लिए आप ये वाला चार्ट समझो, इसके आगे ये डिटेल में चलेगा फिर। फायदा किससे होता है? हाँ, इनकम में। इनकम तो मैंने बहुत अच्छे से आपको दूसरे उसमें पढ़ाया ना यार। इनकम में क्या रिपीट करवा रहे हो? व्हाट टू रिपीट इन इनकम। ठीक है, तो इनकम में आपका जो पैसा है, यहाँ जो आपने, ये सारा पैसा आपका बाहर वालों का है, इसका आपका कुछ भी पैसा नहीं। तो अगर आपने लोन लिया है तो लोन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर किसी ने आपके यहाँ पे इन्वेस्ट किया एफपीआई वगैरह में, उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। किसी ने एफआईआई में इन्वेस्ट किया, उसको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वाला पैसा हमारे पास जितना ज्यादा होगा, अगर एनआरआई ने बैंक अकाउंट खुलवाया तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये पैसा ज्यादा बाहर से आ रहा है, इस पे आपको कुछ ना कुछ पे करना है। तो अगर एफडीआई एफआईआई अगर ये आते भी हैं तो कोई बात नहीं, आते तो है, लेकिन ये हमारा पैसा तो नहीं है ना। लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसी भी फॉर्म में आए वो अच्छा है। लेकिन मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, कि हमने बाहर कम इन्वेस्ट किया, बाहर वालों ने हमारे यहाँ ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो बाहर वाले इनकम की फॉर्म में हमसे ज्यादा पैसा लेके जाए। अब देखो कमाल की बात क्या है, एक एग्जांपल समझते हैं, इसको हटाते हैं। कैसे काम करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? कमाल की बात क्या है, ये इंडिया है, ये आपका मान लेते हैं चाइना। ठीक है, ये मान लो। और यहाँ पे एक आपको एक कंट्री मान लेते हैं, यहाँ पे मान लो सऊदी अरेबिया। इंडिया मान लो क्रूड ऑयल लेके आता है। ठीक है, यहाँ से लेके आया crude oil। मान लो इंडिया क्रूड ऑयल लेके आता है कितने का, मान लेते हैं एम मनी, मान लेते हैं एम मनी का लेके आता है एम। ठीक है, तो वो एम मनी किसको देगा? सऊदी अरेबिया को देगा। तो इंडिया ने सऊदी अरेबिया को एम मनी दी, तो यहाँ से माइनस है कि हमारा इतना पैसा गया। और यहाँ पे उसके अकाउंट में वो प्लस एम होगा, यहाँ पे इसके अकाउंट में वो प्लस एम होगा। अब मान लो चाइना से हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं, चाइना से कुछ इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे भी हमने इंपोर्ट किया। अब चाइना से हमने इंपोर्ट किया, मान लो चाइना को हमने पे किया M1।
अब वो M1 अकाउंट हमारे यहाँ -M1 दिखाएगा और चाइना के अकाउंट में वो +M1 दिखाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा जा रहा है। जिसके पास जाता है उसके पास प्लस दिखाएगा, जिसके से जाता है उसके माइनस दिखाएगा। तो उसके क्या दिखाएगा? +M1। +M। इस बात को समझना चाहिए। अब मान लो यहाँ पे सऊदी अरेबिया भी चाइना से कुछ इंपोर्ट करता है, सऊदी अरेबिया, ये चाइना भी क्रूड ऑयल कर सकता है। तभी मान लेते सऊदी अरेबिया चाइना से कुछ भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है और वो चाइना को पे करता है M2 में। अब ये सऊदी अरेबिया में क्या दिखाएगा? -M2। और चाइना में क्या दिखाएगा? +M। तो जो पैसा आपके पास आता है वो क्रेडिट में आपके प्लस हो जाता है, जो जाता है वो माइनस हो जाता है। तो क्रेडिट और डेबिट इस तरह से मेंटेन होता है। अब देखो, 3 कंट्री है। इंडिया को अगर किसी पैसे का नुकसान हुआ, इंडिया ने अगर कोई पैसा दिया, किसी का नुकसान हुआ माइनस का, तो उसका किसी ना किसी को फायदा हुआ है। इसको फायदा हुआ, इसको फायदा हुआ। इंडिया को -M का नुकसान हुआ तो सऊदी अरेबिया को +M का, -M1 उसने पैसा दिया तो चाइना को +M का। ऐसे ही अगर सऊदी अरेबिया को -M2 का हुआ नुकसान तो वो चाइना को किसका हुआ? +M2। यानी ओवरऑल अगर मैं पूरी वर्ल्ड का बैलेंस ऑफ पेमेंट देखूं तो वहां पे किसी का फायदा किसी का नुकसान। अगर इंडिया को फायदा हो रहा है तो वो किसी को और का नुकसान होगा, क्योंकि वहां से वो कमा के लाया होगा। अगर मैं इन सबको ऐड करूं, तो ये -M +M से कट जाएगा, -M1 इस +M1 से कट जाएगा, +M2 इस -M2 से कट जाएगा। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं, M -M +M1 -M1 +M2 -M2, ये सारा कट के मेरे को क्या देगा? 0। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वर्ल्ड का वो 0 होता है, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्यों? क्योंकि किसी का फायदा किसी का नुकसान है। अगर आप केएस में, आपकी सीट तो फिक्स है केएस में या आईएएस में, अगर कोई एक नहीं पढ़ रहा है, वो गुलछर्रे उड़ा रहा है या बटर गश्ती कर रहा है या कर रही है, दिन रात इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या फेसबुक या इस पे लगे हुए हैं, तो वो उसका नुकसान है। लेकिन वो किसी और का गेन है, उसकी जगह कोई और सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे सिस्टम चलता है ना, किसी का लॉस किसी का गेन। तो यहाँ पे ऐसा ही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर एक पैसा देख के आ रहा है तो दूसरे को मिल भी तो रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट देखूं वर्ल्ड का तो दैट विल बी, यही मैं समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज अगर आपकी ये इनकम वाले पार्ट में प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, डिविडेंड, और यहाँ पे आपका एक इंडिया है, एक यूएस है। तो अगर इंडिया से कोई पैसा माइनस में जा रहा है यूएस में, तो इंडिया को अगर माइनस हो रहा है तो वो यूएस को प्लस हो रहा है ना भाई। तो इन दोनों का ऐड करोगे तो वो 0 दिखाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सारा 0 आता है, क्योंकि किसी का नुकसान किसी का फायदा है। तो हमने क्योंकि इंडस्ट्रीज बाहर कम लगा रखी है, इसलिए यहाँ पे हम प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड में हमारे पास पैसा कम आता है। जबकि बाहर वालों ने हमारे यहाँ पे काफी इन्वेस्ट किया है, तो वो बाहर वाले हमारे यहाँ से काफी पैसा लेके जाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे माइनस रहेगा और जो कंट्री हमसे पैसा लेके जा रही है उसके वहां पे प्लस रहेगा, उतना ही। समझ गए आप बात को? तो इसलिए ओवरऑल अगर ऐड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, हम भी कुछ लाते होंगे कमा के कहीं से तो वो हमारे प्लस में आएगा, लेकिन ओवरऑल हमारा प्लस कम है, माइनस ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे माइनस करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आपके अफ्रीका में कोई कंट्री, अफ्रीका में कोई इंडस्ट्री लगा रखी है, वहां से मैं 100 रुपए कमा के लाता हूँ। तो यहाँ पे अफ्रीका है, तो अफ्रीका का -100 हो गया। ठीक है, और मान लो मेरे यहाँ से यूएस वाला 200 रुपए कमा के ले जाता है, मेरे यहाँ से यूएस वाला 200 रुपए कमा के ले जाता है, तो अगर यूएस +200 है तो मेरे यहाँ पे -200 हो गया।
अगर आप इन सबको ऐड कर दोगे तो वो आपको जीरो देगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा क्या होता है आपका, जीरो होता है ओवरऑल कितनी कंट्रीज का आप ऐड कर लो। तो इसलिए डब्ल्यू इसने आईएमएफ ने क्या बोला है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, कि जब सारा जीरो ही रखना है तो इसने कन्वेंशन दिया हुआ है कि आपको अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रखना है, जीरो करके दिखाना है। हर कंट्री को अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रखना है, जीरो रखना है, मतलब जीरो दिखाना है फाइनली, कन्वेंशन है ये। जैसे आपको पता हो तो बजट में हम क्या दिखाते हैं, बजटरी डेफिसिट जीरो दिखाते हैं ना। तो यहाँ पे भी कन्वेंशन है कि आपको अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो करके दिखाना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड का बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो है, तो आपको अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो करके दिखाना है। इज इट क्लियर? क्लियर है ये चीज? ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना है। अब आगे चलते हैं। तो ये देखो कि अगर आप फिगर वापस से देखो तो यहाँ पे हमको नेगेटिव है क्रूड ऑयल, गोल्ड, ठीक है, और ये मोबाइल कंप्यूटर, ये भी सब हम चाइना से लाते हैं, मोबाइल भी, ठीक है, कार भी हम बाहर से लाते हैं, हमारे यहाँ पे कार बहुत कम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो यहाँ पे हमको नेगेटिव है। सर्विसेज में हमको पॉजिटिव है। इनकम में हमको नेगेटिव है। यहाँ पे हमको पॉजिटिव है क्योंकि रेमिटेंसेज में हम नंबर वन है, डोनेशन भी हमें काफी मिलते हैं, यहाँ पे हम पॉजिटिव है। लेकिन ये वाला जो नेगेटिव है ना, ये बहुत बड़ा नेगेटिव है। ये वाला नेगेटिव, विजिबल वाला जो नेगेटिव है, ये बहुत बड़ा नेगेटिव है। ये क्या करता है, इस पॉजिटिव को भी और इस पॉजिटिव को भी, यहाँ पे तो है ही नेगेटिव है, लेकिन ये इतना बड़ा नेगेटिव है कि इन सब पॉजिटिव्स को कैंसिल कर देता है। और ओवरऑल अगर मैं इस करंट अकाउंट को देखूं, ओवरऑल सिर्फ करंट अकाउंट को अगर मैं देखूं, तो करंट अकाउंट में ये कौन है, अर्जुमंद हसन, अपना वीडियो ऑफ कर लो, अर्जुमंद हसन। सो अगर आप यहाँ पे देखें ओवरऑल, तो ओवरऑल यहाँ देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव रहेगा करंट अकाउंट में। क्यों? इसकी वजह से विजिबल, क्रूड ऑयल तो चाहिए ही चाहिए, आपको क्रूड ऑयल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको क्या है, मोबिल आपको ये क्या करना है, देखो अगर आप कम भी कर दो उसका यूज, तो जो एसेंशियल, जो आपका जो नेसेसरी जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो तो रहेगा ही रहेगा। आर्मी को आपको मूव कराना ही है, बच्चों को स्कूल जाना ही है, ऑफिस में जाना ही है, लोगों को मेट्रो आपने चलानी है, ट्रेन आपने चलानी है, बसेज आपने चलानी है, और हमारे यहाँ क्रूड ऑयल होता नहीं है। तो ये वाला पार्ट तो आप, ठीक है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा आपका विजिबल्स में आपका क्या है, नेगेटिव। ठीक है, फिर आपको कंप्यूटर चाहिए पढ़ाई के लिए, मोबाइल चाहिए, ठीक है, तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो एसेंशियल है, गुड्स तो एसेंशियल है ना, अगर आप नहीं बनाते तो बाहर से लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये नेगेटिव है, ये सबको पॉजिटिव्स को कैंसिल करके ओवरऑल नेगेटिव रहता है। ये ओवरऑल नेगेटिव रहता है, इसे कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। ये वाला पार्ट में दो चीजें ध्यान रखना, जो सिर्फ गुड्स में डेफिसिट होता है उसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, और जो ओवरऑल डेफिसिट होता है उसे कहते हैं CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट। और ये ओवरऑल डेफिसिट क्यों होता है, इस विजिबल पार्ट की वजह से। तो ये आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। अब आप देखो, जो आपका ये वाला पार्ट है, ये तो हमेशा प्लस रहेगा, क्योंकि FDI हमारे यहाँ बाहर से ज्यादा आता है, FII काफी आता है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट भी लोन भी बहुत लेती है हर साल, बिजनेसेस वाले भी बहुत लोन लेते हैं, और NRI के अकाउंट तो चलो खोलो ना खोले, इसमें कौन से ज्यादा पैसा था, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट है ये सारा। तो यहाँ पे हमेशा क्या रहता है, हमारा प्लस रहता है। तो कैपिटल अकाउंट आपका क्या रहेगा, हमेशा सरप्लस। और ये वाला आपका क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहता है। अब अगर मैं इस नेगेटिव को और इस पॉजिटिव को जोड़ूं, तो ये वाला पॉजिटिव बढ़ा है, तो ओवरऑल मेरा पॉजिटिव आया।
तो ओवरऑल पॉजिटिव किसकी वजह से आएगा, इस कैपिटल अकाउंट की वजह से। जैसे मान लो अगर करंट अकाउंट आपका -100 है, तो पता चला कि कैपिटल अकाउंट 120 है प्लस, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 20। इसलिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट तो है, नो डाउट, इस वाले पार्ट में डेफिसिट है, उसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मेरा ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है। ओवरऑल मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, कैसे, ऐसे अगर इसको मैं सम अप करूं तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये जो आपका करंट अकाउंट वाला पार्ट है और ये वाला जो आपका कैपिटल अकाउंट वाला पार्ट है, ये आपका ओवरऑल नेगेटिव रहता है बिकॉज ऑफ दिस विजिबल्स। इसे कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। ओवरऑल को, विजिबल्स वाले को सिर्फ को क्या कहते हैं, ट्रेड डेफिसिट। कैपिटल अकाउंट वाला आपका प्लस रहता है, क्यों, बिकॉज ऑफ लोन्स, इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफआईआई, इसलिए ये हमेशा क्या रहेगा आपका प्लस। कैपिटल अकाउंट हमेशा सरप्लस रहेगा। जब इसको नेगेटिव को और इस पॉजिटिव को दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये पॉजिटिव जो है ये ग्रेटर है उस नेगेटिव से, तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट मेरा रहेगा पॉजिटिव। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका पॉजिटिव रह सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका नेगेटिव रह सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका जीरो रह सकता है। तीन कंडीशन। दिस कंडीशन इज वेरी डेंजरस, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव। ये 1991 में हुआ था हमारे साथ। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आपका वो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट आपको समझ आ गए। अब चलते हैं आगे। ठीक है, ये वाला फिगर सारा क्लियर है आपको, एक एक चीज हमने देख ली। हमने विजिबल्स देख लिए, हमने इनविजिबल देख लिए, हमने ट्रेड डेफिसिट देख लिया, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट देख लिया, कैपिटल अकाउंट सरप्लस देख लिया, इन्वेस्टमेंट, लोन, बैंक अकाउंट, इनकम ट्रांसफर सब देख लिया। ठीक है, अब आते हैं आगे। इसमें किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क, यू विल गेट वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आता है यहाँ प्रीलिम्स में, ये इसी को मेरे नोट से बना हुआ है, देखो तो वही चीज है। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में विजिबल, इनविजिबल, गुड्स आते हैं इसमें, इनविजिबल में सर्विसेज, इनकम, ट्रांसफर। गुड्स में आपका पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आपका फिर नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव। ठीक है, फिर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट में एफडीआई, एफआईआई। पहले आपके स्लाइड्स में सिर्फ यही वाला बना हुआ था। ठीक है, ये वाला डायग्राम बना हुआ था, वो दूसरा फिर वापस से बनाया गया क्योंकि इसमें कई बार आपको समझ नहीं आता है हैंड रिटन। वही सेम चीज। फिर लोन्स में आपके सॉवरेन लोन, गवर्नमेंट वाले, ईसीबी मैंने अभी आपको समझाया, बिजनेसेस जो लेते हैं। फिर एनआरआई अकाउंट में फॉरेन करेंसी और बैंकिंग कैपिटल जो आती है वो उसको कहते हैं एफसीएनआर। एफसीएनआर इज फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, बाहर वालों को जो अकाउंट खोलते हैं ताकि डॉलर्स आए। ठीक है, ईसीबी जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, गवर्नमेंट जो लोन लेती है उसको सॉवरेन लोन कहते हैं। ये वाला जो लोन होंगे ये दो तरह के होते हैं, गवर्नमेंट जो भी लोन लेगी उसको सॉवरेन लोन कहते हैं, और उसके अलावा किसी ने भी लोन लिया गवर्नमेंट के अलावा उसको ईसीबी कहते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। आपको ये दो पार्ट समझ आ गए ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये दो पार्ट, तो आपको पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ आ जाएगा आगे जाके। ये दो पार्ट का ही खेल है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। क्या क्या होता है आपको ये मुंहजबानी याद होना चाहिए कि कहाँ पे क्या होता है, करंट अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में क्या आता है। ठीक है, तो आपको ये वाला जो फिगर मैंने आपको बताया इससे पहले वाला, ये वाला आपको याद होना चाहिए। देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है इस पर, अगर आप पढ़ सकते हो तो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है।
अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के एक एक चीज हम डिटेल में देख सकते हैं। वही चीजें जो मैंने आपको समझाई है वो अब आपकी लिखी हुई है चीजें, ठीक है ना, जैसे हम पहले देखते थे। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन है वो हम देख चुके हैं। अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन मेंटेन करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री। तो हमारे केस में कौन है? आरबीआई। तो अगर आप देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री एंड ऑल एंट्रीज आर टू बी एक्सप्रेस्ड इन डॉलर्स। याद रखना डॉलर्स में होती है सारी एंट्रीज एक्सप्रेस। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है। यहाँ पे क्रेडिट कितना पैसा आया, डेबिट कितना पैसा गया, डेबिट में कितना पैसा गया, वो सारा किस में मेंशन होगा? आपका डॉलर्स। गया तो माइनस, आया तो प्लस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऐसा जब 1944 में आपके ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस समय जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री उभर के आई थी वो थी यूएस। तो यूएस ने हर चीज को डॉलर से कनेक्ट कर दिया। पैगिंग कहते हैं उसे, पैगिंग। आगे पढ़ेंगे पैगिंग। ये सब चीजें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ेंगे ब्रेटन वुड्स। तो वहां यूएस ने बोला था सब चीज डॉलर्स में होंगी सारी एंट्री, इसलिए डॉलर की इतनी डिमांड है क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारी एंट्रीज किसमें होती है? डॉलर में। इसलिए डॉलर को सबसे पॉपुलर करेंसी बोला जाता है, हार्ड करेंसी बोला जाता है, ठीक है। तो सारी एंट्रीज किसमें होती है? डॉलर्स में। किसने बोला था? एज पर आईएमएफ डायरेक्शन। मैनुअल नंबर 6 है एक आईएमएफ की, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, लेकिन आप इतना याद रखो आईएमएफ ने ऐसा बोला। आईएमएफ डील करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ कौन डील करता है। तो उसमें ऑप्शंस होते हैं वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आरबीआई। इस तरह के ऑप्शन होते हैं। तो कई लोग, ज्यादातर लोग क्या लगाते हैं? वर्ल्ड बैंक, कि भाई पैसों का लेन देन है तो वर्ल्ड बैंक। नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट देखता है आईएमएफ, एक्सक्लूसिवली डील करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से आईएमएफ। ध्यान रखो। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ डील्स एक्सक्लूसिवली विद बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत लोगों का गलत होता है, ठीक है। तो ये याद रखना प्रीलिम्स के लिए। और नेट बैलेंस ऑफ द पेमेंट ऑफ द वर्ल्ड इज जीरो, अभी समझाया आपको। और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कब आया था? 1991। वो भी देखेंगे क्यों आया था, ठीक है। आगे चलते हैं। तो पढ़ा रहा हूँ उसमें किसी को कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क। अब तो बस वो जो चीजें समझी है वो बस पढ़नी है, ठीक है। वो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं वर्ड्स में। अभी मैंने आपको फिगर से समझाया था, वही चीजें वर्ड्स में यहाँ लिखी हुई हैं। तो दो कंपोनेंट होते हैं आपके, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। आपको पता ही अभी समझाया। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? करंट अकाउंट में विजिबल पार्ट, ट्रेड इन गुड्स। अगर इसमें कोई डेफिसिट होगा तो उसको क्या कहेंगे? ट्रेड डेफिसिट। वही चीजें अब आपके लिखी हुई है वर्ड्स में। इनविजिबल पार्ट, इनविजिबल पार्ट में क्या क्या आता है? सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर। इनकम में क्या आता है? प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड। और इसमें गिफ्ट्स, डोनेशन एंड रेमिटेंस, ठीक है। ये हम देख चुके हैं अभी डिटेल में ऑलरेडी। फिर आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपका क्या क्या आता है? इन्वेस्टमेंट पहला, ठीक है। उसमें क्या आता है? एफडीआई और एफआईआई। इन दोनों को मिला के एफपीआई कह सकते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में सब आ जाएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ठीक है। फिर लोन्स, लोन्स में सॉवरेन, गवर्नमेंट ने जो लिए और जो बिजनेस ने लिए एक्सटर्नल कमर्शियल हो गए। फिर आपका फॉरेन करेंसी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन बैंक अकाउंट्स ऑफ एनआरआई। तो क्या क्या आता है? इन्वेस्टमेंट आता है, लोन आता है और एनआरआई के अकाउंट आते हैं। ये बाहर वाला पैसा है जो हमारे यहाँ पे आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। करंट अकाउंट अब डिटेल में सारी चीजें देखिए। विजिबल आइटम्स और ट्रेड इन गुड्स। इंडिया हैज ए ट्रेड डेफिसिट, imports are high and exports are low in case of visible items due to high imports of crude oil and crude.
द डेफिसिट इन गुड्स इज नोन एज ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं, सब बता चुका हूँ। पहला हो गया विजिबल गुड। अब आ जाओ इनविजिबल पार्ट, सर्विसेज। इंडिया हैज सरप्लस हियर ड्यू टू बूम इन सर्विस इंडस्ट्री एंड आउटसोर्सिंग, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, शिपिंग, बैंकिंग। ठीक है, ये हम सर्विसेज में बहुत आगे। इनकम, it consists of three parts: profit, interest and dividend. India has deficit in this part because other countries have more investments in India, so outgoing money in the form of profit and dividend is more than the incoming money. So outgoing money in the form of profit and dividend is more than incoming money. ठीक है, क्लियर है? इनकम हो गया। आगे लोन्स की बात की गई। ऑल्सो loans in the form of sovereign loans and ECBs are very high in case of India, so there is a large outflow of money in the form of interest. अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां प्रॉफिट और डिविडेंड देना पड़ेगा, लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इनकम में तीन चीजें थी: प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अगर किसी ने इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट और डिविडेंड लेके जाएगा, और किसी ने लोन लिया है तो इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। ठीक है, फिर sovereign loans are borrowings by the government of a country for deficit financing. पैसों की जरूरत होती है, उसे डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब आपके पास डेफिसिट है तो उसको ये आपको फाइनेंस करना पड़ेगा, दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे तो पता है आपको, लेकिन कई बार ये वर्ड यूज करते हैं। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब जब गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी होती है तो वो इधर उधर से उधारी लेके उसको पूरा करते हैं, दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। ECBs are borrowings by the private businessman for business purpose. Is it clear? So everything is written in detail. ठीक है, सब चीजें आपके लिए लिखी गई हैं। ये देखो, ये सारे मेरे वर्ड्स हैं। ठीक है, कहीं बुक में आपको ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो आप इनको पढ़ना सिर्फ। ठीक है, आप बुक पढ़ोगे उसमें शायद लैंग्वेज टफ होती है काफी, इससे आपको आसानी से समझ आएगा। फिर ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स में क्या आता है, आपके तीन पार्ट होते हैं: गिफ्ट्स, donations and remittances. India has surplus in this due to high remittances, gifts and donations. India is number one in case of remittances. ठीक है, हम बहुत पैसा लेके आते हैं, चाइना सेकंड नंबर पे। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? When we combine all the components of current account, then the net result is deficit due to higher deficit on visible side. The overall outgoing money is more than the incoming money. This deficit in current account is known as current account deficit. A high current account deficit is an obstruction for the economic development of a country. वो हम देख ही चुके हैं, आपका बहुत सारा पैसा तो बाहर चला जाएगा, आप कुछ बना नहीं रहे हो, बाहर से सारी चीजें ला रहे हो, ना तो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा, आप इंडस्ट्रीज भी आपके पास नहीं है, बाहर वाला पैसा जितना लेके आ रहे हो लोन वोन पे वो आपको वापस देना है। High current account deficit is an obstruction for the economic development of a country. करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दोनों क्या है, ट्विन डेफिसिट है, एक होगा तो दूसरा होगा ही। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट आर ट्विन डेफिसिट, ये होगा तो ये प्रेजेंट होगा, ये होगा तो ये, दोनों भाई हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ दोनों पाए जाते हैं। कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट। India's capital account is in surplus due to large investment by foreign companies in India through FPI, foreign portfolio investment, significant borrowings by government of India and businessmen from outside India, and large NRI deposits in the form of foreign currency in Indian banks. Higher interest rate is offered to attract them. ठीक है, उनको हायर इंटरेस्ट रेट देते हैं ताकि वो यहाँ जमा करें। ठीक है, ये आरबीआई करता है ताकि हमारे यहाँ पे बाहर का पैसा आ सके अच्छे से। ठीक है, तो दैट इज योर कैपिटल अकाउंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट आप देखो, व्हेन करंट अकाउंट
and capital account both are combined, then overall surplus is there due to large capital account surplus. So in case of India, balance of payment is positive at future. समझिए आप बात को, क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट आपका काफी सरप्लस है. तो दिस इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. अब व्हाट हैपेंस व्हेन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या फर्क पड़ता है वो देख लेते हैं. ठीक है. इफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज पॉजिटिव, then it means that supply of dollar has increased in the economy and rupee will appreciate with respect to dollar. क्या होता है, देखो, अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपके सिस्टम में काफी डॉलर्स बढ़ गए. डॉलर की सप्लाई बढ़ गई है, तो किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना. तो डॉलर की सप्लाई बढ़ी तो डॉलर की वैल्यू कम होगी ना, तो रुपए आपका अपने आप एप्रिशिएट कर जाएगा, रुपए की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि उसके मुकाबले डॉलर बहुत ज्यादा आ गए सिस्टम में. डॉलर की जिस चीज की कमी होगी उसकी वैल्यू बढ़ती है, जिस चीज की ज्यादा हो गई वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है. तो अगर सिस्टम में आपके बहुत सारे डॉलर आ गए, जैसे मान लो मार्केट में बहुत सारे अनियन आ गए, बहुत सारे पोटैटो आ गए, तो उनकी प्राइस कम हो जाएगी ना. तो अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है तो आपके सिस्टम में बहुत सारे डॉलर आ गए, तो बहुत सारे डॉलर आ गए तो क्या होगा, डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी. तो डॉलर की वैल्यू कम हुई, देखो यार रुपये की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, डॉलर की वैल्यू कम हुई तो अपने आप रुपये बढ़ा हुआ दिखेगा. ठीक है. मान लो आपका पहले $1 के बदले 70 रुपए देने होते थे आपको. अब मान लो आपको $1 के बदले 68 देने, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू बढ़ी, डॉलर की या रुपए की? रुपए की वैल्यू बढ़ी ना. पहले आपको $1 खरीदने के लिए 70 रुपए देने पड़ते, अब वही $1 खरीदने के लिए आपको 68 रुपए देने, यानी 2 रुपए कम देने. तो किसकी वैल्यू बढ़ी आपकी, रुपए की. क्यों? क्योंकि सिस्टम में डॉलर ज्यादा आ गए तो सस्ते हो गए थोड़े से. तो जब सिस्टम में बहुत ज्यादा डॉलर की सप्लाई बढ़ गई तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो आपका रुपी अप्रिशिएट करता है. अप्रिशिएट करने का मतलब रुपये की आपकी प्राइस वैल्यू बढ़ती है. ठीक है, पहली चीज क्लियर. लेकिन होगा क्या, इन सच ए सिनेरियो the exporters will get less money for their exports whereas importers need to pay less for imports. So it is bad for exporters but good for importers. समझो बात को, कैसे होता है. This is very important concept. बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका पॉजिटिव है, समझना इस बात को ध्यान से. पूरी इकोनॉमी का सबसे टफ पार्ट यही है. वैसे सिंपल है लेकिन कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें. बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है तो क्या होगा, सिस्टम में डॉलर की सप्लाई बढ़ गई बहुत ज्यादा, तो आपका डॉलर ज्यादा हो गया तो डॉलर की प्राइस क्या हो जाएगी, वैल्यू कम होगी ना, थोड़ी सा कम होगी. जो चीज ज्यादा बढ़ गई उसकी सप्लाई ज्यादा बढ़ गई वो थोड़ा सा डेप्रिशिएट कर जाएगा, तो डॉलर आपका डेप्रिशिएट कर जाएगा और रुपी उसके मुकाबले क्या कर जाएगा, एप्रिशिएट. तो हम मान लेते हैं कि पहले आपका $1 70 रुपए में मिलता था, अब वही $1 आपका 68 में मिलता है. $2 का फर्क आ गया. मान लो मैं एक्सपोर्टर हूँ और मैं क्या एक्सपोर्ट करता हूँ, मान लो मार्कर एक्सपोर्ट करता हूँ. इससे हम लिखते हैं मार्कर पे, बोर्ड पे लिखते हैं एक मार्कर, मेरा एक मार्कर मैं बेचता हूँ $1 का. ठीक है. अब मैंने वो मार्कर मान लो एक्सपोर्ट किया, तो पहले क्या हो रहा था,
फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में मैं बाहर से $1 लेके आया। अब इंडिया में तो डॉलर नहीं चलेगा, उसमें मुझे रुपए में कन्वर्ट करवाना है। तो मैं $1 लेके आया, मैंने उसको रुपए में कन्वर्ट करवाया, तो मुझे पहले मिले ₹70 पहले के साथ। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका पॉजिटिव हो गया, डॉलर की सप्लाई काफी बढ़ गई। अब मैं वापस से एक मार्कर के बदले, तो वो $1 का ही है। अब मैं उसी डॉलर को एक्सचेंज कराने जाऊंगा, तो मुझे कितने मिलेंगे? सिर्फ ₹68 के। तो यहाँ पे एक्सपोर्टर को कितने का नुकसान हो गया? एक मार्कर पे ₹2 का नुकसान हो गया। ठीक है, समझ गए आप बात को? तो यहाँ पे आपको, अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होता है तो किसके लिए बैड है? बैड फॉर एक्सपोर्टर। अब इम्पोर्टर का केस देखते हैं, उसके लिए तो सही होगा ये, उसके लिए अच्छा होगा। मान लो इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर बाहर से एक पेन लेके आता था, मान लो एक पेन लेके आता था इम्पोर्ट करके, वो पेन आपका $1 का। तो पहले वो क्या करेगा? $1 तो यहाँ इंडिया में होते नहीं है, वो क्या करेगा? वो उसको रुपए में रुपी से डॉलर लेके आएगा, तो वो क्या करेगा? ₹70 के बदले $1 उसको मिलता था। तो यानी पहले उसे उस पेन के लिए कितना पे करना पड़ता? 70, क्योंकि $1 70 का था। अब वो पेन लेके आएगा, बाहर से इंपोर्ट करेगा, लेकिन अब $1 कितने का है? 68 का है। तो अब उसे ₹68 पे करने हैं बस, यानी कि उसको कितने का फायदा हो गया? $2 का। तो ये +2 में रहा, ये -2 में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आपका पॉजिटिव है तो इट इज बैड फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इट इज गुड फॉर इम्पोर्टर्स। अभी आपको बात समझ में, बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव से क्या है, कैसे होता है। आप अगर इसका अपोजिट लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर इसका अपोजिट लें, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव मान लें। पहली बात तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होना नहीं चाहिए, ठीक है, हार्मफुल है। बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है मतलब आपके सिस्टम में डॉलर नहीं है, आपके पास डॉलर की कमी हो गई, डॉलर माइनस में, डॉलर की सप्लाई कम है। तो डॉलर की सप्लाई कम है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जिस चीज की सप्लाई कम होती है वो एप्रिशिएट हो जाएगा डॉलर, और रुपी क्या हो जाएगा? आपका डेप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? देखो यहाँ पे होता क्या है, रुपए की वैल्यू नहीं बढ़ी है, लेकिन डॉलर की कम बढ़ी, तो इसकी कम हो गई। रुपए की वैल्यू कम ऐसे ही नहीं हुई है, डॉलर के रेस्पेक्ट में। जैसे मान लो ये है, ये पानी है, ये पानी आपका डॉलर है, और इस पानी में मान लो आप खड़े हो। ठीक है, इधर आप खड़े हो। अब क्या है, ये पानी का लेवल कम और ज्यादा होगा, उस हिसाब से आप कितना पानी में डूबे हुए वो चीज वेरी करेगी। आप नहीं हिल रहे हो, ये पानी का लेवल कम या ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे रुपी नहीं बढ़ रहा है या घट रहा है। लेकिन डॉलर की वैल्यू कम या ज्यादा होगी तो उसके रेस्पेक्ट में तो रुपी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी ना, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है। यहाँ पे पानी और आप दोनों रिलेटेड हो ना। पानी कम होगा तो उसके रेस्पेक्ट में आप कितने डूबे हो वो कम हो जाओगे, और अगर पानी ऊपर जाएगा तो आप ज्यादा डूब जाओगे उसमें। तो ऐसा ही है, अगर डॉलर आपका, डॉलर की वैल्यू ऊपर जाएगी तो रुपए की वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में, पहले $1 मान लो आता था 70 का, अब एप्रिशिएट हो गया, तो अब $1 आ रहा है आपका 75 का। तो अब एक्सपोर्टर को क्या होगा? एक्सपोर्टर को यहाँ फायदा होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्टर एक मार्कर पहले बेचता था, उसके बदले $1 लेके आता था, उसको कन्वर्ट कराता था तो उसको ₹70 मिलते थे। अब वो एक मार्कर बेचेगा, उसके बदले $1 लाएगा, उसको कन्वर्ट कराएगा तो उसको ₹75 मिलेंगे। तो यहाँ पे उसको ₹5 का फायदा होगा। इंपोर्टर के लिए ये हार्मफुल है। इंपोर्टर पहले एक पेन इंपोर्ट करता था, उसके बदले $1 लेता था। $1 को वो $1 के बदले उसको कितना पे करना पड़ता था? ₹70।
अब यहाँ पे वो एक पेन इंपोर्ट करेगा, वो $1 का है, तो अब उसको वो डॉलर लाने के लिए कितने खर्चे करने पड़ेंगे? 75 रुपीज। तो यहाँ पे इसको 5 का नुकसान है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर नेगेटिव है तो इट इज गुड फॉर एक्सपोर्टर्स बट बैड फॉर इम्पोर्टर्स। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम किसी को नुकसान नहीं देना चाहते, ना इम्पोर्टर को नुकसान देना चाहते हैं, ना एक्सपोर्टर को नुकसान देना चाहते हैं। हम दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। तो इक्वल ट्रीटमेंट कैसे दोगे आप? इक्वल ट्रीटमेंट आप दोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट को जीरो करके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसलिए आईएमएफ बोलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को जीरो करो। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को जीरो कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया, जैसे हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में क्या करते हैं, मनी सप्लाई बढ़ाते हैं, ऐसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में मान लो आपके सिस्टम में डॉलर ज्यादा आ गए, तो ज्यादा डॉलर आ गए तो आरबीआई उनको खरीद लेगा। और अगर डॉलर कम है तो आरबीआई उतने डॉलर मार्केट में डाल देगा। समझिए, मान लो सिस्टम में $10 आपके एक्स्ट्रा आ गए, सिर्फ $10 एक्स्ट्रा है, तो वो $10 आरबीआई खरीद लेगा। और मान लो $10 की कमी है तो उतने ही डॉलर आरबीआई डाल देगा। इसको कहते हैं स्टरलाइजेशन। मैंने आपको समझाया भी था। ये भी कैसा है आपका, है तो कैसा, मैंने आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन समझाया था ना, ये भी ओपन मार्केट ऑपरेशन ही है। लेकिन यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन कब हो रहे हैं? आपके एक्सटर्नल शॉक से बचाने के लिए। तो मैंने आपको वो टर्म समझाई थी कि यहाँ पे ये एक्सटर्नल शॉक है क्योंकि बाहर के ट्रेड की वजह से शॉक मिल रहा है। तो इस एक्सटर्नल शॉक से बचाने के लिए जो ओपन मार्केट ऑपरेशन किए जाते हैं उनको बोलते हैं स्टरलाइजेशन। इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको जीरो रखना जरूरी है। और वो जीरो रखने का काम कौन करता है? आरबीआई, ताकि आपके इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स को नुकसान ना हो। आगे बात समझे, आप देख लो। इंपोर्टेंट है कंसेप्ट। इफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज पॉजिटिव then it means that supply of dollar has increased। सप्लाई इंक्रीज हो गई इन द इकोनॉमी। अगर उसकी डॉलर की सप्लाई इंक्रीज हुई तो डॉलर क्या करेगा? डेप्रिशिएट, और रुपी विल एप्रिशिएट विद रेस्पेक्ट टू डॉलर। ठीक है। इन सच ए सिनेरियो the exporters will get less money for their exports whereas importers need to pay less for imports। ये समझा दिया मैंने आपको। So it is bad for exporters but good for importers। If balance of payment is negative, it means that supply of dollar has decreased in the economy and rupee will depreciate। अभी रुपी डेप्रिशिएट कर जाएगा, डॉलर कम हो गए तो रुपी की वैल्यू कम होगी। In such a scenario, the exporters will get more money for their exports whereas importers need to pay more for imports। So it is bad for importers but good for exporters। वो इस तरह का क्वेश्चन देता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज पॉजिटिव, चार ऑप्शन देगा, गुड फॉर इंपोर्टर्स, बैड फॉर एक्सपोर्टर्स, बैड फॉर इंपोर्टर्स, गुड फॉर एक्सपोर्टर्स। इस तरह से ऑप्शंस देगा। ठीक है ना? तो 1 और 2 करके देगा, 1 और 3 करके। समझ गए अब बात को? कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया? ठीक है। इसमें कोई डाउट है? यू कैन आस्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो मैंने आपको समझा दिया एक्सटर्नलाइजेशन। IMF says that the net balance of payment of the world is zero, and therefore, as per IMF convention, each country has to make its balance of payment at zero। जीरो करना पड़ता है। When there are more dollars in the economy, then central bank of a country purchase those extra dollars, and if there is deficit, then central bank infuses dollars to make balance of payment zero। Such operations which are carried out to protect the economy, exporters and importers from external shocks is known as externalization। This is important for your prelims। Externalization। ठीक है। सब में नुकसान या फायदे वाली बात नहीं है। अब हम इंपोर्ट हो, हमारा एक्सपोर्ट कम है
ठीक है, तो हम इंपोर्ट का फायदा करने के लिए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को पॉजिटिव रखें तो उसमें एक्सपोर्टर्स को इम्पोर्टर्स को फायदा है। लेकिन हमें तो एक्सपोर्ट भी तो देखना है, साथ में इंपोर्ट भी देखना है, दोनों चीजें देखनी होती है। और आईएमएफ ने बोला आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो करना है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है यूज आरबीआई। आरबीआई जब डॉलर्स आपके ज्यादा आ जाते हैं, तो वो डॉलर मान लो 70 रुपए का है, तो आरबीआई बोलेगा ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू कि 70 का मैं आपसे 71 में खरीदूंगा, 71 में खरीद लेगा। और जब डॉलर्स कम होते हैं सिस्टम में, तो वो डॉलर्स डाल देता है सस्ते में बेच के। तो ये आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू करता है। ठीक है, आरबीआई की साइट पे जाके देखना, सब लिखा होता है। ठीक है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से नुकसान वाली बात ही नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को आपको जीरो रखना है क्योंकि आईएमएफ ने बोला है। ऐसे तो फिर चाइना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, वो तो फिर तबाही मचा देगा। ठीक है, नहीं एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तो आपको होना ही पड़ेगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तो आपको होना ही पड़ेगा। लेकिन आप समझो ना बात को, एक्सपोर्ट अगर आपके ज्यादा है, अभी आप इस बात को समझो, बताते हैं। ये देखो, ये वाला पार्ट देखो, तो अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है, तो क्या आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को नेगेटिव रखोगे क्या उनको फायदा पहुंचाने के लिए एक्सपोर्टर? वो आपके हाथ में नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो किसी के हाथ में नहीं है, वो किसी को नहीं पता। अभी आपका कोरोना आ गया, सबकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की अलग कंडीशन हो गई, करंट अकाउंट की अलग। बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव आपकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, वो कितना सामान इंपोर्ट करेगी या आपकी कंट्री में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन ओवरऑल फाइनली एंड में, आपके ईयर के एंड में कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव, वो तो एंड में जाके पता चलेगा। उसके बाद देखा जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो तो आप रख ही नहीं सकते ना अपनी मर्जी से, जीरो तो मतलब जितना इंपोर्ट किया उतना एक्सपोर्ट किया, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका, आप डिपेंडेंट नहीं है किसी भी चीज पे, वो तो क्या है आपका गुड्स एंड सर्विसेज इन चीज पे डिपेंड करता है। तो आप ऐसा थोड़ी है नाप तोल के सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे, नाप तोल के गुड्स प्रोड्यूस करोगे, नाप तोल के इंपोर्ट करोगे। अब वेंटिलेटर लाना है तो लाना ही। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव आप अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। वो जैसा होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो बाद में पता चलेगा, उसको फिर जीरो करना है आपने। ठीक? हाँ, so we can say that to safeguard the interest of all, it is mandatory to make balance of payment. ठीक है, अब अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो तो क्या आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को नेगेटिव रखोगे क्या? कैसे नेगेटिव रहेगा फिर अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो? नेगेटिव रहेगा ही नहीं। ठीक है, वो तो पॉजिटिव रहेगा, आप ज्यादा पैसा लेके आ रहे हो बाहर से कमा के। ठीक है, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव तो किसके लिए अच्छा है? एक्सपोर्टर्स के लिए। लेकिन कंट्री के लिए तो अच्छा नहीं है ना। कंट्री के लिए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव ही रहना चाहिए। नेगेटिव का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप ज्यादा उल्टे सीधी जगहों पे आपका पैसा ज्यादा जा रहा है। मतलब एक्सपोर्टर्स पैसा कमा रहे हैं फिर भी आपका नेगेटिव है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट में ज्यादा पैसा जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपका क्या है, गड़बड़ है सिस्टम। तो नेगेटिव और पॉजिटिव हम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। जैसे आपका पेपर है ना अभी यूपीएससी का या फिर आपका पीएससी का, अब आप अपनी मर्जी से थोड़ा डिसाइड कर सकते हो कि इसमें मेरे को 110 नंबर आएगा, इसमें मेरे को इतना नंबर आएगा, इसमें मेरे को इतना नंबर आएगा। आपके हाथ में क्या है, सिर्फ तैयारी करना, कर्म करना आपके हाथ में। नंबर कितना आएगा वो बाद में डिसाइड होगा कि कितना कम रह गया कितना ज्यादा रह गया, वो चक्कर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, आपकी इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। वो तो लास्ट में जाके पता चलता है कि नेगेटिव या पॉजिटिव है, फिर उस हिसाब से हम उसको जीरो या जीरो करते हैं उस हिसाब से, कि किसी को नुकसान ना हो। इसलिए डॉलर और रुपये के प्राइस को हम फ्लक्चुएट ज्यादा नहीं करते, क्योंकि बहुत कम हो गई तो भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। देखो थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को एग्जैक्टली जीरो करना भी मुश्किल है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट को जीरो करने की कोशिश की जाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो नहीं होता है कभी भी, कोशिश पूरी की जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट को जीरो रखने की, क्योंकि वो डॉलर की डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो अप्रिशिएट करता ही है। रुपये हमेशा डेप्रिशिएट करता रहेगा, उसके कभी कभी अप्रिशिएट करता है। तो वो डॉलर जो है आपका, वो क्या है, सबसे ज्यादा हार्ड करेंसी, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है।
तो अभी के लिए आप इतना याद रखो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को जीरो करना है आरबीआई को। फिर वो तो वापस से डॉलर की प्राइस बढ़ेगी, डॉलर की क्वांटिटी बढ़ेगी, सिस्टम डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, वापस से वो अप्रिशिएट कर जाएगा, डॉलर रुपये अप्रिशिएट कर जाएगा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, उससे रुपये में फर्क पड़ जाएगा क्योंकि डॉलर में ही खरीद कर लाना है। लेकिन साल के एंड में देखते हैं हम कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, उसको फिर जीरो कर देते हैं। ठीक है, वो कन्वेंशन, वो आईएमएफ ने बोला होगा। ठीक है, हाँ कन्वेंशन है, बोला ना मैंने आपको, दैट इज ए कन्वेंशन। अब उससे आपका कन्वेंशन से इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर्स को तो है ही, हम किसी को एक को फेवर नहीं कर सकते ना, दोनों का ही हमें देखना है। तो उनपे भी इम्पैक्ट उसका मतलब कि कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन उनको ये है कि ना एक्सपोर्टर को हम फायदा दे रहे हैं ना इम्पोर्टर को फायदा दे रहे हैं। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया तो भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया तो भी दिक्कत है। एक बार को पॉजिटिव हो जाए हम संभाल लेंगे, लेकिन नेगेटिव हो गया तो बहुत प्रॉब्लम है, जैसा 1991 में हुआ था। ठीक है, तो वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को जीरो करना है। मैंने अभी आपको समझा दिया ना, पेपर पढ़ना आपके हाथ में, कितने मार्क्स आएंगे वो बाद में डिसाइड होगा। ठीक है, वो बाद में डिसाइड होगा। पेपर जब आपके फाइनल मार्क्स आ जाए तब देख लेना इतने कम रह गए इसलिए सेलेक्ट नहीं हुए, फिर आगे और मेहनत करो। दैट इज स्टरलाइजेशन। और अगर ज्यादा अच्छे मार्क्स लिया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है, तो रैंक आ जाएगी अच्छी, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में याद रखना है कंपोनेंट जीरो क्यों करते हैं, पॉजिटिव होगा तो क्या इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव होगा तो क्या इम्पैक्ट होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, बैड फॉर एक्सपोर्टर गुड फॉर इम्पोर्टर, इस कंडीशन में कंट्री का नुकसान होगा या फायदा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर एक्सपोर्टर के लिए बैड है तो नुकसान ही होगा, इम्पोर्ट ज्यादा होंगे अगर सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, सस्ते इम्पोर्ट्स हो जाएंगे तो आप हर चीज इम्पोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट आप कुछ करोगे। चलो कोई नहीं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखो 1991 में क्यों आया था, आपको पता ही है, मैं पहले समझा चुका हूँ। ये दो पार्ट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, करंट अकाउंट वाला और कैपिटल अकाउंट वाला। 1991 में हमारी इकोनॉमी क्लोज थी, बाहर से तो हम कुछ मतलब ज्यादा था नहीं हमारे पास पैसा वैसा, तो ये नेगेटिव हो गया था बहुत ज्यादा। और ये इतना पॉजिटिव नहीं था कि ओवरऑल पॉजिटिव हो, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया था, और इस वजह से ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका नेगेटिव हो गया। ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका नेगेटिव हो गया था, यानी सिस्टम में डॉलर की बहुत कमी हो गई थी। और आप सिस्टम में फिर डॉलर डालने पड़ेंगे जीरो करने के लिए, लेकिन आरबीआई के पास उतने डॉलर्स थे ही नहीं। तो फिर कहाँ से उधार लेना पड़ा था, हमें आईएमएफ से लोन लेना पड़ा था। फिर आईएमएफ से लोन लेना पड़ा डॉलर्स का, तो आईएमएफ ने कंडीशंस रखी थी कि आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा, इसलिए हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लिए। तो अच्छा भी हुआ हमारे लिए। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स उसके बाद ही आए, उसके बाद ही हमने इकोनॉमी को ओपन किया, नहीं तो तब तक हमारी इकोनॉमी क्लोज थी। समझो अब बात को, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्यों हुआ था। 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अकर्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से छाप देना। गल्फ वॉर हुआ उसका, और उसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई। गल्फ वॉर हुआ इराक कुवैत, उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए। क्रूड ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेटेड ड्यू टू गल्फ वॉर बिटवीन इराक एंड कुवैत, and since India imports most of its crude oil from outside, the trade deficit increased due to increased crude oil import। ठीक है जी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए, और उस समय इंडिया सारा बाहर से इंपोर्ट करता है, तो इंडिया का जो क्रूड ऑयल का वो था बिल, वो बहुत ज्यादा हाई हो गया। वो एक पहला प्रॉब्लम, तो पहला गल्फ वॉर एंड इन्फ्लेट। अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आता है 10 नंबर में, तो 10 नंबर में सिर्फ ये एक लाइन लिख देनी है, गल्फ वॉर एंड इन्फ्लेटेड क्रूड ऑयल प्राइसेस। अगर वही आपका 15 नंबर का है तो ये फिर लाइन है। ठीक है ना। सेकेंड है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर।
हमारा सबसे अच्छा दोस्त था यूएसएसआर, हम उससे पैसा लेते थे जब भी कोई दिक्कत होती थी, हम उसकी तरफ देखते थे। लेकिन 1991 में वो बेचारा खुद ही डिसइंटीग्रेट हो गया। फिर हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, उसकी खुद की हालत खराब हो गई, तो हम उससे कैसे पैसा लें? तो इंडिया वॉज डिपेंडेंट ऑन यूएसएसआर हैवीली फॉर फाइनेंशियल हेल्प, बट ड्यू टू इट्स डिसइंटीग्रेशन इंडिया डिडंट गेट एनी हेल्प ड्यूरिंग दिस टाइम। आपका दोस्त खुद बैंकरप्ट हो जाए तो वो आपकी क्या हेल्प करेगा? ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉब्लम है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तीसरा क्या था? The capital account was insufficient to counter the current account deficit. Capital account में पैसा नहीं था. Indian economy was a closed economy, so investments were low in the form of FPI. Also, there was no provision of foreign bank accounts at that time. ये तो बाद में शुरू किया है FPI. ठीक है जी, तो कैपिटल अकाउंट में पैसा नहीं था. पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जितनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी वो सब घाटे में थी. वो सब सारी किस्में थी आपकी घाटे में थी, तो कहीं से पैसा नहीं आ रहा था, और जहां से ले सकते थे उसका भी डिसइंटीग्रेशन हो गया. साथ में रिजर्व रेशियो बहुत ज्यादा हाई थे, मैं डिस्कस कर चुका हूँ. रिजर्व रेशियोज वर वेरी हाई, ड्यू टू विच बैंक्स वर लेफ्ट विद लेस मनी और नो मनी फॉर क्रेडिट टू बिजनेसमैन. उनके पास पैसा कम था, रिजर्व में रखना था सारा पैसा. ड्यू टू लेस क्रेडिट देयर वाज नो बिजनेस एक्सपेंशन, नो ग्रोथ एंड नो न्यू एम्प्लॉयमेंट. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. As a result of this, the tax revenue for government in the form of direct and indirect taxes reduced. कोई आपका बिजनेस का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, नई जॉब्स नहीं आ रही है, क्योंकि इनको लोन नहीं मिल रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों को जॉब्स में नहीं है, तो ना तो डायरेक्ट टैक्स में पैसा आएगा, लोग खरीदारी भी कम करेंगे, ना इनडायरेक्ट टैक्स में पैसा आएगा. तो गवर्नमेंट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो पैसा आना था वो कम होगा. तो गवर्नमेंट की बोरोइंग्स इंक्रीज हो गई, लीडिंग टू ए लार्जर फिस्कल डेफिसिट भी हाई हो गया. And there was no business expansion and growth, so imports increased. आप कुछ बना ही नहीं रहे हो, सब कुछ क्या कर रहे हो आप, इंपोर्ट कर रहे हो in comparison to exports, thereby resulting into high current account deficit, which finally culminated into balance of payment crisis of 1991. Is it clear? किस तरह से balance of payment crisis आया, ये याद रखना है पेपर के लिए. पेपर में पूछा जाए तो इसी तरीके से छाप देना जिस तरीके से आपको यहाँ समझाया है. क्या लिखोगे? Gulf War and inflated crude oil prices, disintegration of USSR, capital account was insufficient to counter the current account deficit, poor performance of the public sector units, reserve ratios were very high, due to which business expansion was not there, no growth, no employment, no new jobs, so tax revenue was less and fiscal deficit was high, imports were very high and exports were very less. So finally culminated into balance of payment crisis of 1991. समझ गए आप बात को? करंट अकाउंट में डेफिसिट था, लेकिन कैपिटल में पैसा था नहीं कि उसको काउंटर कर सको, इसलिए आपका आपका 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है. तो क्या किया गया, फिर क्या फर्क पड़ा उससे, ये इसके लिए आपके लिए नोट लिखा गया. कैपिटल अकाउंट वाज नॉट सफिशिएंट टू काउंटर द करंट अकाउंट डेफिसिट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंडिया प्लेज्ड 65 टन्स ऑफ गोल्ड टू आईएमएफ. आईएमएफ के पास 65 टन गोल्ड हमने गिरवी रखा. किसी देश के लिए ये बहुत आपकी दिक्कत वाली बात है. कहते हैं कि जो पायलट उस गोल्ड को लेके जा रहा था वो रोने लग गया था कि मेरे देश का सोना बाहर जा रहा है. ठीक है, फॉर टैकलिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991, तो बाद में छुड़ा लिया हमने. सच प्रॉब्लम मे नॉट रिपीट इन फ्यूचर, सो एलपीजी रिफॉर्म्स वर टेकन. पहली चीज तो इकोनॉमी को ओपन किया गया, एलपीजी लिबरलाइजेशन. आपको मैंने इसलिए बोला था 11th की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ने के लिए. टू गेट एन इनसाइट ऑफ दिस एलपीजी रिफॉर्म्स. एलपीजी रिफॉर्म्स वहां पे थोड़ा समझा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एंड ग्लोबलाइजेशन. आज जो आप इतना देख रहे हो, आप मैगडी में जा रहे हो, आप ये केएफसी में जा रहे हो, ठीक है, बाकी सब जो भी आपका इतनी सारी ओला उबर, दुनिया भर की कंपनीज आ गई हैं, दुनिया भर का आप देख रहे हो जो एक्सपेंशन देख रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग.
अगर पहले वाला 1991 से पहले वाला भारत होता तो आप इंडिया वाले को बिजनेस शुरू करने में उसके हाथ पांव फूल जाते थे, बाहर वाले को तो आप भूल ही जाओ। 1991 से पहले एंट्री वॉज वेरी डिफिकल्ट, एग्जिट का तो आप भूल ही जाओ, आपको हर चीज के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अब तो क्या सब ओपन कर दिया, एफडीआई भी हमने 74% तक बढ़ा दिया। 65 टन ऑफ गोल्ड, ठीक है IMF को। तो एलपीजी रिफॉर्म्स लिए गए सबसे पहले। आप 11th की से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ लो, अब आपको सारी, अब आप 11th की पढ़ो, आप 12th के पढ़ो, आप कोई बुक पढ़ो, आपको सब समझ आ जाएगी, ठीक है। और जो चीज समझ नहीं आ रही उसको समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो पेपर में नहीं आएगी, क्योंकि जितना हमने पढ़ लिया इतना, इससे ज्यादा आपका सिलेबस ही नहीं है। ये तो हमने एक तरह से ऑप्शनल का पढ़ लिया इकोनॉमी, ठीक है, ऑप्शनल के लेवल का हमने पढ़ा, ठीक है। थोड़ी सी थियरीज ही तो बच गई जो आपको पढ़नी है, नहीं तो आपका ऑप्शनल कंप्लीट। फिर दूसरा बैंकिंग रिफॉर्म्स लिए गए, वो हम पढ़ चुके हैं अंडर नरसिम्हन कमेटी। बैंकों को सुधारा गया ताकि आसानी से लोन मिल सके, एसएलआर वगैरह कम की गई, सीआरआर कम की गई, वो हम देख चुके हैं डिटेल में। और दूसरा एलपीजी रिफॉर्म्स लिए गए। तो ये दोनों लेने का कारण क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ऑफ 1991। तो कुछ चीजें होती हैं वो अच्छे के लिए होती है, कहते हैं जिंदगी में कुछ दुख आते हैं वो आपको मजबूत बनाते हैं, वो आपके लिए फायदा करते हैं, ठीक है। जैसे वो वाला गाना है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, आईएएस बन जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें, चुनौती को अवसर में आपको क्या करना है, चेंज करना है। अब नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है, हमने एलपीजी रिफॉर्म्स पहले इसलिए नहीं लाए क्योंकि जब तक आपके एग्जाम की डेट नहीं आती आप पढ़ना शुरू नहीं करते। जब तक सिर पे आपके कुछ बोझ नहीं आता तब तक आप कुछ नहीं करते। तो हमें लगता था कि ऐसा कभी होगा ही नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमें थोड़ी ना पता था यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, पता था आपको? हमें पता था कि गल्फ वॉर हो जाएगा? नहीं पता। हमने सोचा चलने दो जैसा चलता है, ठीक है। आप लोग भी तो ऐसे करते हो, चलने दो जैसा चल रहा है। अगर आप खुद को रिफॉर्म कर दो तो आप सेलेक्ट हो जाओ, तो वहां पे भी वैसा ही था, चलने दो चल रहा है, देखेंगे तब, ठीक है। तो उससे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की कोशिश भी करते थे, तो गवर्नमेंट में अपोजिशन अपोज कर देती थी। उस समय कोई मेजोरिटी में तो होती नहीं थी, तो होती भी थी तो क्या है, अपोजिशन अपोज कर देती थी, फिर वो सोचते चलो ठीक है नहीं लाते हैं। तो पॉलिटिक्स, ठीक है। बाकी किसी ने इतना सोचा ही नहीं आगे कि आगे कभी ऐसा भी हो सकता है। वो तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, आईएमएफ ने बोला, तब जाके हम रिफॉर्म्स लेके आए, ठीक है। समझ गए आप बात को? समझ आई आपको बात कि पहले क्यों नहीं लाए हैं? जब तक सिर पे आपके बोझ नहीं आता, जब तक आपके, अभी प्रीलिम्स की डेट अभी आपकी आई है, लेकिन जब एक महीना बचेगा तब फिर आपको लगेगा कि हाँ यार अब तो पढ़ना है। तो जब तक सिर पे नहीं आता ना कुछ, जब तक अपने पे नहीं पड़ती तब तक आदमी रिफॉर्म होता नहीं। तो ऐसा ही हुआ वहां पे, ठीक है। पहले किसी ने क्या सपने में थोड़ी ना आया था कि गल्फ वॉर हो जाएगा, किसी को सपना नहीं आया, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा यूएसएसआर का, किसी को सपना नहीं आया, कि हमें नहीं पता था ना ऐसा होगा। लेकिन जब हो गया तो उसके बाद तो देखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो दो तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। दो तरह के ट्रांजेक्शन कौन कौन से होते हैं, अटोनमस और अकोमोडेटिंग। अटोनमस एंड अकोमोडेटिंग, ठीक है। तो अकोमोडेटिंग और अटोनमस, समझो बात। ये वो ट्रांजेक्शन होते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पर डिपेंड नहीं करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया ना, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट से इंडिपेंडेंट होता है। कैसे? पूरे ईयर में क्या सामान इंपोर्ट होगा, क्या एक्सपोर्ट होगा, किसी को नहीं पता। मेरा मन है, मान लो अभी कार इंपोर्ट करने का, कोई मेरे पास पैसा आ गया अचानक से, मैं एक फरारी लाना चाहता हूँ, ये क्या गवर्नमेंट को पता था कि ये लेके आएगा? नहीं। लेकिन मैं फरारी लेके आया तो इंपोर्ट मेरा बढ़ गया हमारी कंट्री का। या मान लो अचानक से मैंने कोई इंडस्ट्री लगा दी, मैंने सब पढ़ाना लिखाना छोड़ के एक इंडस्ट्री खोल ली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, मैं एक्सपोर्ट करने लग गया। वो तो लास्ट में पता चलेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या फर्क पड़ा इससे। लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो आप कर रहे हो, वो आप ये सोच के थोड़ी ना कर रहे हो कि यार मैंने कार लेके आया तो मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, आप कार सामान खरीद रहे हो, आप जो भी खरीदना है आप मांग खरीदते ही हो, जो बेचना है वो बेच ही रहे हो।
तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कभी इस तरह से नहीं किए जाते। कोई इंपोर्टर ये थोड़ी ना सोचेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक्सपोर्टर सोचेगा, वो तो करेगा अपना सामान। तो ये क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख के नहीं किए जाते इंपोर्ट एक्सपोर्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बाद में आएगा पिक्चर में। तो जितने भी आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे डिपेंड नहीं करते, तो आपने एक साल में वो सारे ट्रांजेक्शन कर दिए, अब उसके बाद पता चलेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इनकी वजह से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट या सरप्लस में जाता है। जो आप ट्रांजेक्शन करते हो, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसलिए इनको बोलते हैं अबाउ द लाइन आइटम्स। कैसे, ये लाइन है, इसके ऊपर ये आइटम्स लिखे जाते हैं, कौन से, ऑटोनमस, कि भाई आपका इतना एक्सपोर्ट था, इतना इंपोर्ट था, और इनकी वजह से लास्ट में आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव रहा है या नेगेटिव रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को पॉजिटिव या नेगेटिव देख के ट्रांजेक्शन नहीं किए गए, इन ट्रांजेक्शंस की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव रहता है। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई आपके। ऑटोनमस, ऑटोनमी है ना यहाँ पे, ऑटोनमी, ऑटोनमी से ऑटोनमस है। दूसरा होता है अकोमोडेटिंग। अब भाई आपका ये नेगेटिव या पॉजिटिव हो गया, अब इसको जीरो करना पड़ेगा ना। तो वो जीरो करने के लिए जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, इसको डेफिसिट को जीरो करना पड़ेगा या सरप्लस को जीरो करना पड़ेगा, वो कहलाता है अकोमोडेटिंग। जैसे प्लस रहा तो उतना ही माइनस करना पड़ेगा, तो ये लिखे जाएंगे नीचे। प्लस रहा तो उतना ही डॉलर्स आपको निकालने पड़ेंगे, माइनस रहा तो उतने डॉलर डालने पड़ेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को जीरो करने, अब ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव, उस हिसाब से आप अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन करोगे कि डॉलर आपको डालने सिस्टम में या निकालने। सो रेमेडी फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट और सरप्लस, अगर डेफिसिट होगा तो उतने डॉलर डालोगे, सरप्लस है तो उतने डॉलर, डिपेंडेंट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट पे डिपेंड करता है पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसलिए इनको बिलो द लाइन आइटम्स कहते हैं। किस तरीके से, मान लो ये आपकी लाइन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका +10 था, +10 डॉलर, डॉलर आगे आएगा, मान लो इस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट रहा आपका +10 डॉलर, तो उतने ही आपको डॉलर सिस्टम से निकालने पड़ेंगे। तो ये अबाउ द लाइन आइटम्स, ये बिलो द लाइन आइटम। ये वाला बैलेंस ऑफ पेमेंट इनकी वजह से था, ऑटोनमस ट्रांजैक्शन की वजह से। फिर क्या है, अकाउंट। मान लो आपने एक घर बनाया, इस घर में 4 रूम में 4 लोग अलग अलग रहते हैं, ठीक है। अचानक से आपके घर पे 10 मेहमान आ गए, अब इन 10 मेहमानों को अकोमोडेट करोगे ना आप कहीं ना कहीं। ऐसा ही यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, पहले आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट या सरप्लस हो गया इनकी वजह से, क्या है, उसके बाद आपको उसको एडजस्ट करना है। नेगेटिव या पॉजिटिव हुआ तो उसको आपको जीरो बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अकोमोडेटिंग। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर ऑटोनमस एंड अकोमोडेटिंग, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऑटोनमस के लिए 3 पॉइंट और अकोमोडेटिंग के लिए। ठीक है जी, आगे क्या है देखते हैं। ब्रेटन वुड्स कल पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रेटन वुड्स हम कल पढ़ेंगे। किसको कोई डाउट है, यू कैन आस्क, ब्रेटन वुड्स हम कल पढ़ेंगे।